हेलो एवरीवन, दिस इज शमा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असेसमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट कौन होते हैं? नॉन रेजिडेंट कोई भी हो सकता है, या तो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं नॉन रेजिडेंट, और नॉन रेजिडेंट कंपनी भी हो सकती है। कौन से पर्सन्स और कौन से असेसिस नॉन रेजिडेंट होते हैं और कौन सी कंपनीज नॉन रेजिडेंट होती हैं, ये समझते हैं। इंडिविजुअल की बात करते हैं पहले हम। यहाँ पर दो कंडीशन दी हुई है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन कोई भी असेसी फुलफिल कर देता है, कंपनी को छोड़ के, अदर देन कोई भी असेसी इन दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल कर देता है तो वो रेजिडेंट बन जाता है। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता तो जो वो असेसी है वो नॉन रेजिडेंट बन जाता है। कंडीशन यहाँ पे क्या है कि जिस फाइनेंशियल ईयर का हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, उस फाइनेंशियल ईयर में वो असेसी अगर 182 डेज रहा होता है, मतलब उस कंट्री के अंदर 182 डेज रहा होता है, तो वो रेजिडेंट बन जाता है। या फिर जिस फाइनेंशियल ईयर का हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस फाइनेंशियल ईयर में अगर वो उस कंट्री में 60 डेज रहा है और पिछले 4 सालों में 365 डेज रहा है, तब भी वो इंडियन रेजिडेंट बन जाता है। लेकिन यहीं पर अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता है एसएससी, तो वो नॉन रेजिडेंट बोला जाता है। ठीक है। सिमिलरली कंपनी, कौन सी कंपनी हमारी जो है रेजिडेंट होती है और कौन सी कंपनी नॉन रेजिडेंट होती है, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, रेजिडेंस ऑफ कंपनी। आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना और वो वीडियो देख लेना। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी कंपनी जो है वो रेजिडेंट होती है और कौन सी कंपनी नॉन रेजिडेंट बोली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ नॉन रेजिडेंट। कौन कौन असेसी है जो कि नॉन रेजिडेंट हो सकता है? नॉन रेजिडेंट इंडियन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। जो इंडिया का पर्सन है वो भी नॉन रेजिडेंट हो सकता है। फॉरेन कंपनी भी नॉन रेजिडेंट हो सकती है। एंड अदर नॉन रेजिडेंट पर्सन, जो कि फॉरेन कंट्री में ही पैदा हुए हैं और वहीं पर बड़े हुए हैं, तो उनको हम अदर नॉन रेजिडेंट पर्सन बोलते हैं। अब इंडियन नॉन रेजिडेंट पर्सन कौन होते हैं, जिनको हम एनआरआई भी बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट प्लस इंडियन सिटीजन। ओवरसीज इंडियंस ऑफिशियली नोन एज एनआरआईज आर द पीपल ऑफ इंडियन बर्थ। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो ही होता है कि क्या इंडियन सिटीजन भी नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। सिटीजन एंड रेजिडेंस ऑफ अ पर्सन इज नॉट वन एंड द सेम थिंग। सिटीजनशिप एंड रेजिडेंस दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। A citizen of a foreign country may be resident in India। ठीक है। अगर कोई सिटीजन फॉरेन कंट्री का है तो वो हमारे इंडिया में भी रेजिडेंट हो सकता है। कैसे? अभी मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी, उसमें से अगर उसमें से वो दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल कर देता है तो जो फॉरेन सिटीजन है वो इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा। अ सिटीजन ऑफ इंडिया मे बी नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। और जो इंडिया का सिटीजन है वो इंडिया में नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। कैसे? कि मैंने जो आपको दो कंडीशन बताई, उन दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। जो इंडियन सिटीजन है वो इंडिया में रहा ही नहीं है, वो फॉरेन में रहता है, तो वो क्या होगा इंडिया के लिए? उसको हम नॉन रेजिडेंट ही मानेंगे। एन इंडिविजुअल मे बी रेजिडेंट इन मोर देन वन कंट्री एट द सेम टाइम, बट ही कैन नॉट बी अ सिटीजन ऑफ मोर देन वन कंट्री एट द सेम टाइम। इस वाली लाइन को अच्छे से समझना। एन इंडिविजुअल मे बी रेजिडेंट इन मोर देन वन कंट्री एट द सेम टाइम। वो ये बोल रहा है कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन दो कंट्री के अंदर रेजिडेंट हो सकता है। कैसे? जैसे हमारे इंडिया के अंदर जो कंडीशंस बता रखी हैं, सिमिलरली हर कंट्री की अपनी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। तो मान लो अगर एक रेजिडेंट या एक असेसी किसी दो कंट्री की कंडीशंस को फुलफिल कर देता है तो वो दोनों कंट्रीज के लिए रेजिडेंट हो गया। ठीक है। लेकिन बट ही कैन नॉट बी अ सिटीजन ऑफ मोर देन वन कंट्री एट द सेम टाइम। लेकिन एक पर्सन सिर्फ एक कंट्री का ही सिटीजन हो सकता है। फॉर इनकम टैक्स पर्पस द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड फॉर द प्रीवियस ईयर। जब भी हम किसी रिलेवेंट ईयर का जो टैक्स निकालते हैं तो उस रिलेवेंट ईयर में ही हम देखते हैं कि जो पर्सन है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या था। क्या वो रेजिडेंट था उस ईयर में, क्या वो नॉन रेजिडेंट था, उसकी बेसिस पे हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो हमने यहाँ पे पढ़ा है कि 3 टाइप के हमारे नॉन रेजिडेंट होते हैं। एक होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन और फॉरेन कंपनी, और अदर नॉन रेजिडेंट पर्सन्स। नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट की इनकम को कैलकुलेट करते टाइम हमें कौन कौन से प्रोविजंस माइंड में रखने होते हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। द इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट इज डिटरमाइंड इन द सेम मैनर
एज ऑफ अ रेजिडेंट इन इंडिया। जैसे रेजिडेंट की हम इनकम कैलकुलेट करते हैं उसी तरीके से हम नॉन रेजिडेंट की इनकम भी कैलकुलेट करते हैं। हाउएवर फॉलोइंग पॉइंट्स आर वर्थ टू नोटिंग व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट। लेकिन कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं जो कि नॉन रेजिडेंट की इनकम को कैलकुलेट करते वक्त हमें माइंड में रखने होते हैं। वन बाय वन स्टडी करेंगे कि कंपनीज के लिए हमें कौन कौन से जो प्रोविजंस हैं वो माइंड में रखने होते हैं। पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम अंडर रूल 10। In opinion of assessing officer, if non-resident having income occurring or arising in India directly or indirectly through or from any business connection in India or through from any property in India or through from any asset or sources of income which cannot be definitely ascertained, there are certain rules to calculate such income for the assessment। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कोई भी जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है अगर वो इंडिया में उसकी इनकम एक्यूर होती है या अराइज होती है, चाहे वो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, चाहे वो इंडिया के बिजनेस के थ्रू हो या फिर कहीं और से हो, ठीक है, कोई इंडिया में प्रॉपर्टी है उससे उसकी कोई इनकम हो रही है या फिर कोई ऐसे इनकम सोर्सेज है जो कि जिनको हम डायरेक्टली डेफिनेटली असर्टेन नहीं कर सकते, तो उस केसेस में हम कितना परसेंटेज है जो कि उसकी इनकम में कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से हम उसका प्रॉफिट निकालेंगे, किस तरीके से हम उसकी इनकम निकालेंगे। जब इस टाइप की सिचुएशन अराइज होती है तो असेसिंग ऑफिसर क्या करता है, उसकी इनकम को कैलकुलेट करने के लिए सर्टेन रूल्स बनाए हुए हैं। वो कौन से हैं? Percentage of turnover so occurring and arising as the assessing officer may be considered to be reasonable। जो भी असेसिंग ऑफिसर को रीजनेबल लगेगा वो उतना परसेंट उसके टर्नओवर में से उसके इनकम में डाल देगा कि हाँ भाई आपका टोटल टर्नओवर अगर 10 करोड़ का है और हमें लगता है कि आपने एटलीस्ट 10% तो इंडिया से इनकम करी है, तो वो जो 1 करोड़ है वो आपके इंडियन इनकम में डाल देंगे और उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा रूल है proportion of total profit and gains of a business of such person, या फिर उसका जो टोटल प्रॉफिट एंड गेन आया है उसका जो भी रीजनेबल प्रोपोर्शन असेसिंग ऑफिसर को लगेगा वो उसको काट कर उसकी इंडियन इनकम में कैलकुलेट कर देंगे। तीसरा रूल है एज असेसिंग ऑफिसर में डीम सुटेबल इन सच अदर मैनर, और जैसे अगर कोई और अदर मैनर में असेसिंग ऑफिसर को सुटेबल लगता है तो वो उस तरीके से कैलकुलेट कर लेगा। तो ये था हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम अंडर रूल 10। अंडर रूल 10 के अंदर हमारे 3 रूल्स दे रखे हैं। इस तीनों रूलों के तरीके से असेसिंग ऑफिसर जो है वो नॉन रेजिडेंट की इनकम को कैलकुलेट कर सकता है। अब नेक्स्ट स्पेशल प्रोविजन आता है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम शिपिंग बिजनेस इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट। अगर कोई नॉन रेजिडेंट कंपनी है जो कि आपके शिपिंग बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, मतलब शिपिंग बिजनेस करती है, तो उसका हम किस तरीके से जो है प्रॉफिट या फिर इनकम को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम 2 सेक्शंस को स्टडी करते हैं। एक है सेक्शन 44B, दूसरा है सेक्शन 172। देखो, अगर जो हमारी कोई इंडियन कंपनी होती है जो कि शिपिंग बिजनेस में इन्वॉल्व होती है तो उसके लिए इनकम टैक्स में एक अलग से स्कीम बनाई होती है, टनेज स्कीम। आपने पढ़ा भी होगा, जिसमें हमने नेट टनेज स्कीम होती है, उसके अंडर जो शिपिंग बिजनेस है उनको टैक्सेशन किया जाता है। लेकिन नॉन रेजिडेंट के केस में हम 2 सेक्शंस को पढ़ते हैं और इन 2 सेक्शन के अकॉर्डिंग ही नॉन रेजिडेंट कंपनी जो कि शिपिंग बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होती है उनका टैक्सेशन होता है। द प्रोविजन रिलेटिंग टू टैक्सेबिलिटी ऑफ अ फॉरेन शिपिंग बिजनेस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इनकम टैक्स एक्ट 1961 to govern and regulate the manner in which foreign shipping companies will be taxed in India. The reason behind the introduction of a separate and special tax provisions under the income tax law in India is, किस रीज़न की वजह से उन्होंने जो है ये स्पेशल प्रोविजंस इंट्रोड्यूस करे हैं फॉर द नॉन रेजिडेंट कंपनी to increase in import and export of goods and services in India through foreign shippers। अब हम ये देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 172 के अकॉर्डिंग हम नॉन रेजिडेंट कंपनी का जो है असेसमेंट किस तरीके से करेंगे जो कि शिपिंग बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है। द प्रोविजंस टू टैक्स दीज फॉरेन कंपनी बिजनेस इन इंडिया, सेक्शन 172 हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इनकम टैक्स 1961। This section overrules the entire Income Tax Act
एंड आल्सो ले डाउन द टैक्स रिकवरी मैकेनिज्म फॉर द फॉरेन शिपिंग बिजनेस। जो ये सेक्शन 172 है ना, ये सिर्फ नॉन रेजिडेंट कंपनी के लिए ही अप्लाई होता है जो कि शिपिंग बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होती है। वेयर एनी शिप बिलोंगिंग टू और चार्टेड बाय नॉन रेजिडेंट एंड विच इज ट्रैम्प शिप कैरीज passenger, livestock, mails or goods shipped at a port in India, it is liable to be assessed as under given procedure। अंडर सेक्शन 172 के अंदर कौन से शिपिंग बिजनेस का जो है इनकम असेस किया जाता है? ऐसी शिप जो कि नॉन रेजिडेंट से बिलोंग करती है एंड जो कि ट्रैम्प शिप है, ठीक है, वो क्या करती है, इंडियन पोर्ट्स पर पैसेंजर, लाइवस्टॉक, मेल्स और गुड्स को शिप करती है। ट्रैम्प शिप कौन सी होती है? ट्रैम्प शिप वो होती हैं जो कि रेगुलर बेसिस में इंडिया में रन नहीं करती हैं और ना ही कोई उनका इंडियन एजेंट होता है। कौन सी शिप होती हैं? जो रेगुलर बेसिस में इंडिया में रन नहीं करती हैं और उनका कोई इंडियन एजेंट भी नहीं होता है। प्रोसीजर में सबसे पहले पढ़ते हैं इनकम कंप्यूटेशन। इनकम किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है? 7.5% ऑफ द अमाउंट paid or payable whether in India or outside India to the assessee or to any person on his behalf is deemed to be the income. The amount shall include amount paid or payable by way of demurrage and handling charges etc. जितना भी अमाउंट उनको पे किया गया है या फिर पेबल किया जाएगा, चाहे वो इंडिया में पे किया जाए, चाहे वो आउटसाइड इंडिया किया जाए, चाहे वो डायरेक्टली असेसी को ही पे कर रहे हैं या असेसी के बिहाफ पे कोई और पर्सन उस इनकम को रिसीव कर रहा है, तो उस टोटल अमाउंट का जितना भी 7.5% है उसको हम उसकी इनकम के अंदर कैलकुलेट कर देंगे। मतलब उसकी इनकम में डाल देंगे कि हाँ ये आपकी इंडियन इनकम है और इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल उसको इंडिया और आउटसाइड इंडिया से जो है 100 करोड़ की इनकम हो जाती है, तो उसका जो 7.5% है ना, वो आपका इंडिया के अंदर क्या होगा, टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट है डिटरमिनेशन ऑफ टैक्स। अब जो है टैक्स किस तरीके से निकालेंगे? On receipt of the return, the assessing officer shall assess the income as mentioned in A and calculate tax on income। जब वो रिटर्न फाइल करेगा असेसी, तो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, उसकी इनकम को असेस करेगा, मतलब एक जो मैंने ए पॉइंट में समझाया है उसके अकॉर्डिंग ही उसकी इनकम को असेस करेगा और फिर उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेगा। टैक्स रेट क्या होगा? 40%। 40% टैक्स रेट से हम उसकी जो टैक्सेशन है कैलकुलेट करेंगे, प्लस सरचार्ज होगा 2%। अगर उसकी जो इनकम है 1 करोड़ को एक्सीड करती है लेकिन 10 करोड़ से कम है, और अगर उसकी इनकम 10 करोड़ को भी एक्सीड करती है तो उसके ऊपर 5% सरचार्ज लगेगा, प्लस एजुकेशन सेस 4%। ठीक है, ये सारा कैलकुलेट करने के बाद जो टोटल अमाउंट आएगा उसको उसका टोटल टैक्स लायबिलिटी बोलेंगे। फिर नेक्स्ट है फाइलिंग द रिटर्न। अंडर सेक्शन 172 द इनकम टैक्स एक्ट 1961 द मास्टर ऑफ द शिप शैल फर्निश अ रिटर्न टू अ असेसिंग ऑफिसर and pay the tax before its departure from the port. However, it is not possible for the master of the ship to furnish a return of an income before its departure. The master of the ship has to make necessary arrangement for filing the return of income and payment the tax within 30 days of departure of ship. सबसे पहली कंडीशन क्या है कि मास्टर को खुद ही जो रिटर्न है वो फाइल करनी है बिफोर द असेसिंग ऑफिसर बिफोर इट्स डिपार्चर। ठीक है, लेकिन अगर इन केस वो फाइल नहीं कर पाता है तो उस केस में क्या होगा, वो ऐसी अरेंजमेंट्स करके जाएगा ताकि उसके बिहाव पर कोई और पर्सन उसके लिए रिटर्न फाइल कर दे। बट कंडीशन क्या है कि जो है वो विद इन 30 डेज ही उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। असेसिंग ऑफिसर में कॉल फॉर सच अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स एज ही मे रिक्वायर। असेसिंग ऑफिसर के पास पावर होती है, अगर उसको कोई भी अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसको वो मंगवा सकता है। लास्ट है ग्रांट ऑफ पोर्ट क्लियरेंस सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट शैल नॉट बी ग्रांटेड टू द शिप until the collector of customs and other officer duly authorized to the same is satisfied that the tax has been duly paid।
अब जो शिप मास्टर है वो उस पोर्ट से डिपार्चर कर रहा है, जा रहा है वहां से, तो उनको ना क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। तो वो जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो उसको तभी मिलेगा अगर जो कस्टम ड्यूटी कलेक्टर है या अदर ऑफिसर्स हैं वो ये इंश्योर कर दे कि हाँ जो जितनी भी पेमेंट थी, टैक्स पेमेंट थी, वो हो चुकी है, तो फिर उसको एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट इशू किया जाता है शिप मास्टर को। तो ये प्रोसीजर तो था कि जो शिपिंग बिजनेस है उनको किस तरीके से असेस किया जाता है अंडर सेक्शन 172। अब हम स्टडी करते हैं कि अंडर सेक्शन 44B के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम जो है शिपिंग बिजनेस के इनकम को कैलकुलेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44B, Income Tax Act 1961 is also a special provisions for computing profit and gains from foreign shipping business in India. Section 44B of IT Act मतलब Income Tax Act 1961 envisages the concept of presumptive taxation of income for non-resident business in India. देखो सेक्शन 44 के अंदर क्या होता है, जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम होती है जो आपने सुना होगा, वो वाली स्कीम यहाँ पर फॉलो की जाती है। द सेक्शन कवर्स 2 टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। इस सेक्शन के अंदर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन जो है कवर की जाती है और इन दोनों टाइप की ट्रांजेक्शन के ऊपर ही जो इनकम होती है उसके ऊपर यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। अमाउंट इज पेड पेबल वेदर इन और आउटसाइड इंडिया फॉर कैरेज ऑफ एनी लाइव स्टॉक, मेल, पैसेंजर और गुड्स एट एनी पोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के किसी भी पोर्ट पर अगर आप कैरेज करते हो लाइव स्टॉक, मेल, पैसेंजर और गुड्स, उसके लिए जो आपको पेमेंट मिलती है, चाहे वो इंडिया के अंदर मिली है चाहे वो आउटसाइड इंडिया मिली है, वो इस सेक्शन के अंदर जो है कैलकुलेट की जाएगी। दूसरी ट्रांजैक्शन क्या है, अमाउंट रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया फॉर कैरेज ऑफ एनी लाइव स्टॉक, मेल, पैसेंजर और गुड शिप एट एनी पोर्ट आउटसाइड इंडिया। और अगर आप आउटसाइड इंडिया के आउटसाइड किसी और पोर्ट पर इनका कैरेज करते हो लाइव स्टॉक, मेल, पैसेंजर एंड गुड्स, लेकिन जो उसके लिए आपको पेमेंट मिल रही है, जो इनकम मिल रही है, वो आपको रिसीव्ड हो रही है या फिर डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है, तब भी इंडिया के अंदर ही उसका टैक्स कैलकुलेट होगा और अंडर सेक्शन 44B के अंडर ही उसकी जो है टैक्सेशन इनकम निकाली जाएगी। अंडर सेक्शन 44B, नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस शैल प्रिज्यूम to be 7.5% of the sum of the aggregate of the above 2 transactions, and the tax shall be such as applicable to a non-resident. Now tax payable by the non-resident business would be calculated by normal tax rate applicable to such at 7.5 of the aggregate sum. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो भी हमने अभी 2 टाइप की ट्रांजेक्शन पढ़ी है ना, कि 2 टाइप की ट्रांजेक्शन से जितनी भी इनकम होती है वो हम अंडर सेक्शन 44 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं और उसके ऊपर टैक्स निकालते हैं। तो जितने भी उसको अमाउंट, एग्रीगेट अमाउंट मिला होता है उन दोनों ट्रांजेक्शन्स के थ्रू, उस एग्रीगेट अमाउंट का 7.5% इज एप्लीकेबल फॉर दी टैक्स। इसमें क्या होता है कि हम जो है सारा अमाउंट कैलकुलेट नहीं करते हैं, यहाँ पे क्या होता है हम प्रिज्यूम्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम सारा इनकम जो है कैलकुलेट करने नहीं बैठेंगे, कितना इनकम दिया, कितना रिसीव किया, कहाँ पे उन्होंने हैंडलिंग चार्जेस दिए एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे क्या होता है हम प्रिज्यूम्ड कर लेते हैं कि उसकी टोटल इनकम एग्रीगेट इतनी होगी, फिर क्या होता है उसका हम 7.5% निकाल लेते हैं और फिर उस 7.5% के ऊपर हम नॉर्मल टैक्स रेट से जो है टैक्स कैलकुलेट करते हैं और फिर वो जो है एसएससी को पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल उसकी हमने एग्रीगेट इनकम जो है वो 1000 मान ली, तो अब ये नहीं कि 1000 पर हम 7.5% से टैक्स नहीं निकालेंगे, 1000 का हम कितनी इनकम कैलकुलेट करें जो कि इंडिया के अंदर टैक्सेबल होगी, तो 1000 की हम 7.5% निकालेंगे। जो 7.55% इनकम है वो इंडिया के अंदर टैक्सेबल होगी, मतलब ₹75 जो है वो इंडिया के अंदर टैक्सेबल होगा। अब जो 75 रुपीज इनकम है उस पर हम किस रेट से इनकम निकालेंगे, किस रेट से टैक्स निकालेंगे, जिस नॉर्मल टैक्स रेट से हम कंपनीज के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करते हैं उसी नॉर्मल टैक्स रेट से हम इस वाली इनकम पर जो है टैक्स कैलकुलेट करेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा।
अगर कोई स्टिल डाउट है ना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, मैं क्लियर कर दूंगी। बिकॉज ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि दोनों ही शिपिंग बिजनेस होते हैं लेकिन अलग अलग उसके सेक्शंस दिए हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। नेक्स्ट प्रोविजन है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम द बिजनेस ऑफ एक्सप्लोरेशन मिनरल्स ऑयल एसेट्रा अंडर सेक्शन 44BB। अब ऐसे बिजनेसेस जो कि क्या काम करते हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं मिनरल्स ऑयल्स का, वो कौन से सेक्शन के अंदर कैलकुलेट होते हैं, मतलब कौन से सेक्शन के अंदर असेस होते हैं, अंडर सेक्शन 44BB। इफ नॉन रेजिडेंट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज और सप्लाइंग्स प्लांट एंड मशीनरी ऑन अ हायर फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल ऑयल, मिनरल्स ऑयल के अंदर क्या होता है, इंक्लूडिंग पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, देन 10% of the aggregate amount will be included in the income of profit and gain of the non-resident। ऐसे कोई भी नॉन रेजिडेंट कंपनी जो कि क्या करती है, फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है या फिर अपने प्लांट एंड मशीनरी को हायर बेसिस पे सप्लाई देती है इंडिया के अंदर कि लो आप हमारी मशीन्स और प्लांट्स को यूज कर लो फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल ऑयल, तो उस केस में कितनी % इनकम जो है उनकी इंडिया के अंदर टैक्सेबल होगी। 10% इनकम जो है उनकी इंडिया के अंदर टैक्सेबल होगी फॉर द टोटल एग्रीगेट अमाउंट। यहाँ पे क्या है, एग्रीगेट अमाउंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट पेड और पेबल टू द असेसी or to pay any other on his behalf whether in or outside India for the aforesaid Indian purpose। यहाँ पे ये बोल रहा है एग्रीगेट अमाउंट का मतलब यह है जितनी भी इनकम एसएससी को पे करी गई है या उसके बिहाफ पे किसी और पर्सन को भी पे करी गई है, चाहे वो इंडिया के अंदर ही पे कर दी हमें डायरेक्टली, चाहे हमने उसको आउटसाइड इंडिया पे करी है, ठीक है, उस टोटल एग्रीगेट अमाउंट का जो है 10% वो इंडिया के अंदर टैक्सेबल होगा। यहाँ पे जो है प्लांट्स में हम इंक्लूड करते हैं शिप्स, एयरक्राफ्ट, व्हीकल, ड्रिलिंग यूनिट्स एसेट्रा। नेक्स्ट प्रोविजन है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट। जो एयरक्राफ्ट नॉन रेजिडेंट कंपनीज होती हैं उनका असेसमेंट किस तरीके से होता है, टैक्सेशन किस तरीके से कैलकुलेट होता है, वो होता है अंडर सेक्शन 44BB के अंडर द इनकम ऑफ सच नॉन रेजिडेंट बिजनेस शैल बी कंप्यूटेड एज एट अ फ्लैट रेट 5% of the amount received or receivable by or on his behalf of the assessee for carriage of passenger, livestock, mail, goods from any place in India and amount received or deemed to be received in India on account of such carriage from any place outside इंडिया। वो कह रहे हैं यहाँ पे कोई भी ऐसा नॉन रेजिडेंट बिजनेस है जो कि क्या करता है, कैरेज करता है पैसेंजर, लाइव स्टॉक एंड मेल्स एंड गुड्स को फ्रॉम एनी प्लेस इन इंडिया, उसके लिए उसको कोई भी जो इनकम हो रही है या तो वो डायरेक्टली उसको मिल रही है या फिर उसके बिहाफ पे किसी और को मिल रही है, तो उस एग्रीगेट अमाउंट का 5% जो इनकम है वो इंडिया के अंदर टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट प्रोविजंस है प्रॉफिट फ्रॉम इंश्योरेंस बिजनेस इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट। अगर कोई नॉन रेजिडेंट बिजनेस है, नॉन रेजिडेंट कंपनी है जो कि इंश्योरेंस बिजनेस करती है, उसका हम किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि जो हमारी रेजिडेंट कंपनी होती है उनके लिए तो एक सेपरेट चैप्टर ही बनाया हुआ है। इफ नॉन रेजिडेंट कैरी एनी इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया इन द एब्सेंस ऑफ रिलायबल डाटा, प्रॉफिट कंप्यूटेड प्रोपोर्शनेटली एज। कोई जो नॉन रेजिडेंट कंपनी है इंश्योरेंस बिजनेस करती है और उनका जो है रिलायबल डाटा भी अवेलेबल नहीं है, तो हम किस तरीके से उनकी इनकम को कैलकुलेट करेंगे। प्रीमियम ड्राइव फ्रॉम इंडिया, जितना प्रीमियम उन्होंने इंडिया से कमाया है, मतलब इंडिया से ड्राइव किया है, डिवाइडेड बाय टोटल प्रीमियम, ठीक है, जितना उनकी कंपनी ने अर्न करा है थ्रू आउट द वर्ल्ड, इनटू में टोटल वर्ल्ड इनकम। उसके बाद जो भी निकल के अमाउंट आएगा उस अमाउंट पर नॉन रेजिडेंट कंपनी को इंडिया के अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रोविजन है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस ऑफ अ सिविल कंस्ट्रक्शन इन सर्टेन टर्नकी पावर प्रोजेक्ट इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट। ऐसी नॉन रेजिडेंट कंपनी जो कि सिविल कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में इन्वॉल्व होती है, उनका जो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स है वो होता है अंडर सेक्शन 44BB के अंडर, ठीक है। इफ द फॉरेन कंपनी एंगेज इन बिजनेस ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, टेस्टिंग और कमीशनिंग इन कनेक्शन विद अ टर्नकी पावर प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे कोई इंडिया में जो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है, तो उसका जो क्या होता है 10% अमाउंट
जो है इंडिया के अंदर टैक्सेबल होता है। 10% ऑफ द अमाउंट पेड और पेबल शैल बी डीम्ड टू बी प्रॉफिट एंड गेन ऑफ सच बिजनेस। लास्ट प्रोविजन है इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। ऐसी कोई नॉन रेजिडेंट कंपनी जो कि रॉयल्टी या फिर टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है इंडिया के अंदर, उसके जो कंप्यूटेशन है वो अंडर सेक्शन 44D(a) के अंडर होता है। If non-resident received amount in manner of royalty or fees for the providing technical services from Indian government or Indian concern in pursuance of agreement made after between non-resident or finance institution of government, then this fees will be included in the income of non-resident। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर नॉन रेजिडेंट को कोई भी इनकम, कोई भी अमाउंट रिसीव्ड होता है इन द मैनर ऑफ रॉयल्टी या फीस फॉर द प्रोवाइडिंग ऑफ टेक्निकल सर्विसेज फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट या फिर कोई इंडियन कंसर्न मतलब इंडियन कंपनी से उनको कोई भी अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो वो अमाउंट इंक्लूड होगा उनकी इनकम के अंदर। इफ सम कंडीशन शैल बी सेटिस्फाई, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो जो वो वाला अमाउंट है वो नॉन रेजिडेंट की इनकम के अंदर कैलकुलेट होगा। और यहाँ पे कंडीशन कौन कौन सी है? assessee carry business through permanent establishment in India or perform professional services from a fixed place of profession in India। जो assessee है टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है, वो कहाँ से प्रोवाइड करा रहा है? थ्रू परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। इंडिया के अंदर ही परमानेंट एक ऐसी प्रॉपर्टी है या बिल्डिंग है बनी हुई है, ठीक है, या फिर आपका जो है प्लेस ऑफ प्रोफेशन बना हुआ है जो कि इंडिया के अंदर है, वहाँ से वो टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। तो जो आपकी इनकम अर्न हो रही है या रिसीव हो रही है वो आपकी इंडिया के अंदर टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट कंडीशन है right property or contract in respect of which the royalty and fees for the technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment। यहाँ पर भी उसने सेम बात बोली है कि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की पहले उसने ऊपर बात कर दी कि वो इंडिया के अंदर है, ठीक है, नीचे वो बोल रहा है कि अगर कोई भी चीज परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट से कनेक्टेड है तो भी वो इंडिया के अंदर ही टैक्सेबल होगी। तो ये दोनों कंडीशन है, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो जो रॉयल्टी की या फीस की जो इनकम है वो इंडिया के अंदर टैक्सेबल होती है। लेकिन इसमें कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जिनके लिए उनको डिडक्शन अलाउ नहीं होती है। सम एक्सपेंसेस नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड। पहले है any expenditure or allowance which is not wholly or exclusively incurred for the business of such permanent establishment or fixed place of profession in India। ऐसे कोई भी एक्सपेंडिचर या अलाउंसेस, ठीक है, जो कि आपने किसके लिए नहीं करे हैं, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के लिए नहीं करे हैं या फिर आपने फिक्स प्लेस ऑफ प्रोफेशन के लिए नहीं करे हैं। दूसरा है एनी अमाउंट पेड अदरवाइज टुवर्ड द रीइंबर्समेंट ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंसेस by permanent establishment to its head office or any of its other office। ठीक है, जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफिस है आपका इंडिया के अंदर है, ठीक है, अगर वो वाला ऑफिस किसी दूसरे अपने हेड ऑफिस को कोई अमाउंट पे कर रहा है या फिर किसी और अदर ऑफिस को अमाउंट पे कर रहा है, तो वो जो अमाउंट उसने पे करा है वो एज ए एक्सपेंस उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। लास्ट में क्या बोल रहा है, जो असेसी है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो उसके अकाउंट्स और बुक्स है उनको मेंटेन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द अंडर सेक्शन 44AA, और जो उसके अकाउंट्स हैं वो भी ऑडिटेड होने चाहिए बाय द CA एंड फर्निश द रिपोर्ट इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर अलोंग विद द रिटर्न ऑफ इनकम इलेक्ट्रॉनिक। जब वो रिटर्न फाइल करेगा तो उसी के साथ वो इस रिपोर्ट को भी सबमिट करेगा। तो ये थे हमारे 8 प्रोविजंस जो कि स्पेशल प्रोविजंस होते हैं टू कैलकुलेट द इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट कंपनी। अब आते हैं हमारे इनकम एग्जेम्प्टेड फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियन। अभी तक हमने पढ़ा था प्रोविजंस फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम फॉर द नॉन रेजिडेंट कि कौन कौन से प्रोविजंस हैं जिनको हम फॉलो करते हैं नॉन रेजिडेंट की इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। अब यहाँ पे जो कुछ इनकम दे रखी हैं जो कि एग्जेम्प्ट होती है फॉर द नॉन रेजिडेंट इंडियन। पहला है इंटरेस्ट एंड प्रीमियम on redemption on certain securities। Any income from interest and premium on the redemption of bond
नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर 1 जून 2002। सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स पर अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट या प्रीमियम मिलता है जो कि आपके 1 जून 2000 पहले से इशू हुए हैं, तो वो वाले इंटरेस्ट प्रीमियम जो है आपके लिए एग्जेम्प्ट होते हैं। दूसरी इनकम है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन नॉन रेजिडेंट अकाउंट, इंटरेस्ट क्रेडिट टू हिज नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। अगर उनके कोई फॉरेन कंट्री में जो अकाउंट है डायरेक्टली वहाँ पर कोई जो इंटरेस्ट है उनको दिया जा रहा है, तो वो वाली जो इनकम है हम मानेंगे डीम टू बी रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया है, वो इंडिया के अंदर रिसीव ही नहीं हुई है, इसलिए जो वो वाली इनकम है उनके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके ऊपर उनको टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड सेविंग सर्टिफिकेट्स। Any income on such saving certificate issued by the central government before 1 जून 2002 as are notified by that government। ऊपर हमने पढ़ा था ऐसे बॉन्ड्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए थे 2002 से पहले, उनके ऊपर कोई इंटरेस्ट और प्रीमियम मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है। यहाँ पर बोल रहा है सेविंग सर्टिफिकेट्स, अगर कोई सेविंग सर्टिफिकेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू करे गए थे 2002 से पहले, तो उसके ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट मिलता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है फॉर द नॉन रेजिडेंट इंडियन। नेक्स्ट है सैलरीज इन कनेक्शन विद एम्प्लॉयमेंट ऑन अ फॉरेन शिप। अगर कोई इंडियन पर्सन ही फॉरेन में जाता है, फॉरेन शिप प्रोजेक्ट पे है, वहाँ पे वो सैलरी अर्न करता है, तो उस सैलरी के ऊपर वो इंडिया में कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा, वो वाली इनकम जो है उसकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है डिविडेंड अर्न फ्रॉम द शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। अगर वो कोई इंडियन डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड अर्न कर रहा है तो वो भी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 34 के अंडर एग्जेम्प्ट होती है। नेक्स्ट है कैपिटल गेन आर एग्जेम्प्टेड विया सेक्शंस 54, 54F एंड 54EC। अगर इन तीनों सेक्शंस के अंदर कोई भी कैपिटल गेन होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन को तो वो भी एग्जेम्प्ट होता है। नेक्स्ट है गुड परचेज इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट, where a non-resident purchase good in India for export and he is not liable to pay tax on such transaction even if he maintains an office or agency in India। अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है वो इंडिया में आता है और इंडिया में गुड्स परचेज करता है और फिर उनको फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है, तो उसका जो प्रॉफिट होगा या जो उसकी जो ट्रांजैक्शंस होगी उसके ऊपर उसको इंडिया में कोई टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा, वो वाली जो इनकम है उसकी एग्जेम्प्ट हो जाती है। नेक्स्ट है इनकम ऑफ अ फॉरेन एजेंट ऑफ एन एक्सपोर्टर, वेयर एन इंडियन एक्सपोर्टर सेल्स गुड in a foreign country through a non-resident agent, the income earned by the agent is not deemed to be accrued or arise in India, hence on such income he is not liable to pay tax। इस पॉइंट में ये बोला गया है कि कोई एक इंडियन एक्सपोर्टर जो कि क्या करता है फॉरेन कंट्री के अंदर अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करता है थ्रू अ नॉन रेजिडेंट एजेंट, फॉरेन कंट्री में ही कोई एजेंट है उसके थ्रू उसी फॉरेन कंट्री में अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो जो भी इनकम अर्न बाय द एजेंट, जो भी इनकम इस एजेंट के द्वारा अर्न की जा रही है वो ना तो एक्यूर और ना ही अराइज इन इंडिया मानी जाएगी, इसलिए जो वो इनकम है उसके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगी और उसको उसके ऊपर कोई टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। लास्ट इनकम है सेल बाय अ नॉन रेजिडेंट टू अ इंडियन इम्पोर्टर, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट टू सेल आर मेड आउटसाइड इंडिया and these are on principal to principal basis, the non-resident is not liable to pay tax on the profits on the transactions। यहाँ पर बोल रहा है सेल बाय अ नॉन रेजिडेंट टू अ इंडियन इम्पोर्टर, अगर कोई नॉन रेजिडेंट किसी इंडियन पर्सन को गुड सेल करता है जो कि इंडियन इम्पोर्टर है, इम्पोर्ट करता है गुड्स फॉरेन कंट्री से, तो उस नॉन रेजिडेंट की जो इनकम है वो टैक्सेबल नहीं होगी, वो एग्जेम्प्ट होगी। इसके बाद अब हमारा आता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। सारी हमने इनकम को डिटरमाइन कर लिया किस तरीके से इनकम को हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हमने एग्जेम्प्टेड इनकम भी पढ़ लिया कि कौन कौन सी इनकम है जो कि एग्जेम्प्ट होती है फॉर द नॉन रेजिडेंट पर्सन। अब आता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, जो भी इनकम हमने डिटरमाइन करी है उसके ऊपर हम किस तरीके से जो है टैक्स कैलकुलेट करेंगे। असेसमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट पर्सन एंड असेसमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट कंपनी, दोनों के बारे में बताया है कि दोनों के लिए किस तरीके से जो है टैक्स कैलकुलेट किया जाता है।
All non-resident person are treated as a same rate as are applicable to the resident in India. जिस रेट से इंडियन रेजिडेंट के ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है वही सेम रेट अप्लाई होते हैं नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए, ठीक है। और नॉन रेजिडेंट कंपनी के लिए कौन से रेट अप्लाई होते हैं? फॉरेन कंपनीज आर लायबल टू पे टैक्स एट अ रेट हायर देन रेट एप्लीकेबल टू द डोमेस्टिक कंपनी। जो नॉर्मल रेट डोमेस्टिक कंपनी के लिए होते हैं हमारे इंडिया में, उससे कुछ ज़्यादा रेट होते हैं जो कि फॉरेन कंपनी को पे करने पड़ते हैं एज अ टैक्स रेट। Such company pay tax on royalty or fees for technical services from Indian concern at a concessional rate। और कुछ ऐसी जो फीसिस हैं या फिर ऐसी जो इनकम है जिनके लिए इनकम टैक्स एक्ट में कुछ स्पेशल रेट्स बताए गए हैं कि ये वाले रेट्स जो हैं वो नॉन रेजिडेंट के लिए अप्लाई होंगे, जिनको हम कंसेशनल रेट भी बोलते हैं। वन बाय वन करते हैं कि वो कौन कौन सी इनकम है और किस रेट से उन इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट होता है। पहली इनकम है टैक्स ऑन डिविडेंड, रॉयल्टी एंड टेक्निकल सर्विस फीस इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट एंड फॉरेन कंपनीज, ठीक है, अंडर सेक्शन 115A। अगर आपको कोई डिविडेंड, रॉयल्टी या टेक्निकल सर्विसेज फीस रिसीव हुई है किसी नॉन रेजिडेंट को, तो उसके ऊपर किस तरीके से टैक्सेशन होगा और किस रेट से होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है सारा। अगर आपको कोई डिविडेंड मिला है अदर देन सेक्शन 115O के अकॉर्डिंग, तो आपका 20% रेट से जो है टैक्स कैलकुलेट होगा। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन लोन इन फॉरेन करेंसी रिसीव्ड फ्रॉम। अगर आपको किसी फॉरेन करेंसी में आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो उसके लिए डिफरेंट टैक्स रेट हैं। अगर जो आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो उसकी टैक्स रेट है 20%। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड से रिसीव हुआ है तो उसकी टैक्स रेट है 5%। अगर बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है तो उसकी रेट है 5%। अगर स्पेसिफाइड कंपनी और बिजनेस ट्रस्टीज हैं तो उसकी जो टैक्स रेट है वो है 5%। तो यहाँ पे सबकी 5% है, सिर्फ अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको रिसीव हुआ है कोई भी इंटरेस्ट तो उसकी रेट 20% है। ऐसे ही यहाँ पे बताया हुआ है रॉयल्टी फॉर फीस एंड टेक्निकल सर्विस। रॉयल्टी और फीस के लिए कौन सी रेट्स हैं? इफ़ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इज इन इंडिया एप्लीकेबल देन द टैक्स एट द रेट नॉर्मल टैक्स रेट परसुइंग। अगर आपका इंडिया के अंदर कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, हमने पढ़ा भी था पीछे जब हम डिटर्मिनेशन पढ़ रहे थे, तो उसमें यह था कि अगर आपकी कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है इंडिया के अंदर तो आपके ऊपर नॉर्मल टैक्स रेट अप्लाई होंगे। If permanent establishment not in India, then section 115 applicable and tax at the rate of 10%। और अगर आपका इंडिया के अंदर कोई पब्लिक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो आपके ऊपर सेक्शन 115 अप्लाई होगा और जो आपकी इनकम है उसके ऊपर 10% से टैक्स चार्ज होगा। नेक्स्ट है टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम यूनिट परचेज इन फॉरेन करेंसी। अगर आपने कोई भी ऐसी यूनिट परचेज करी है फॉरेन करेंसी के अंदर तो किस रेट से आपके ऊपर टैक्स चार्ज होगा? इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट परचेज। अगर आपने यूनिट परचेज करी है तो 10% रेट से आपका जो है आपकी जो इनकम है उस पर टैक्स चार्ज होगा। इनकम बाय वे ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ यूनिट परचेज इन फॉरेन करेंसी। अगर आपने सिर्फ सिंपली यूनिट परचेज करी है और उसके ऊपर आपको इनकम हो रही है तो 10% रेट से आप पर टैक्स चार्ज होगा। लेकिन अगर आप उन यूनिट को ट्रांसफ़र करते हैं किसी और को और उसके ऊपर अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस केस में भी जो है आपका जो इनकम है उसके ऊपर 10% रेट से ही टैक्स चार्ज होगा। यहाँ पे है नो डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 28 to 44C एंड 80C से लेकर 80U तक कोई डिडक्शन नहीं मिलती। नेक्स्ट है टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम बॉन्ड्स एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स परचेज इन फॉरेन करेंसी। ऊपर हमने क्या यूनिट परचेज करी थी फॉरेन करेंसी में, अब यहाँ पे हमने क्या परचेज कराया है? यहाँ पे हमने GDR परचेज करे हैं और बॉन्ड्स परचेज करे हैं। तो इसमें क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन नोटिफाइड बॉन्ड। अगर आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है नोटिफाइड बॉन्ड पे तो 10% रेट से चार्ज होगा। डिविडेंड ऑन ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट, और GDR से कोई डिविडेंड मिल रहा है तो उस पर भी 10% रेट से चार्ज होगा। इनकम बाय वे ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड्स एंड GDR। और अगर आपने उन बॉन्ड्स या GDR को किसी को ट्रांसफ़र करा है और उससे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उसके लिए भी 10% रेट से ही टैक्स चार्ज होगा।
नेक्स्ट है टैक्स ऑन इनकम ऑन सिक्योरिटीज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अदर देन यूनिट्स ऑफ यूटीआई। अगर आपकी कोई ऐसी सिक्योरिटीज है, यूटीआई को छोड़कर बाकी किसी सिक्योरिटी पे आपको इनकम हो रही है, तो उसके लिए टैक्स रेट दे रखे हैं। इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज, अगर सिर्फ सिंपली इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज है तो 20% है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी, अगर आप कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो उसके ऊपर 30% है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, उन सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करने पे अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो उस पर 10% रेट है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, अगर 111A के अंडर आपको कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उसकी जो टैक्स रेट है वो है 15%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको 112A सेक्शन के अंडर हुआ है तो उसके पे जो टैक्स रेट है वो है 10%। अब है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो पहले क्या करेंगे, टोटल ऑफ ऑल टैक्स अमाउंट ऑन डिफरेंट इनकम, जितने भी हमें डिफरेंट इनकम्स हुई हैं उनके ऊपर डिफरेंट टैक्स रेट भी अप्लाई होते हैं, तो उन सबको निकाल कर टोटल कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद अगर सरचार्ज अप्लाई होता है तो वो भी लगा देंगे। उसके बाद एजुकेशन सेस, और जो भी अमाउंट यहाँ निकल के आएगा उसको हम बोलते हैं टोटल टैक्स लायबिलिटी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मोड ऑफ असेसमेंट। जो भी असेसी है उसका असेसमेंट किस तरीके से होता है। अ नॉन रेजिडेंट असेसी कैन बी टैक्स आइदर डायरेक्ट और थ्रू हिज एजेंट। जो भी नॉन रेजिडेंट असेसी है उसको हम किस तरीके से मतलब उस पर टैक्स चार्ज कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली कर सकते हैं या उसके एजेंट के थ्रू कर सकते हैं। Where there are no duly constituted agent, the assessing officer may treat any of the following person as an agent of non-resident. अगर उस नॉन रेजिडेंट का कोई भी ऑथराइज्ड एजेंट नहीं है तो इसमें क्या है कि कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, फॉलोइंग पर्संस दे रखे हैं जिनको असेसिंग ऑफिसर एज ए एजेंट कंसिडर कर लेता है। यहाँ पे कुछ पर्संस का बता रखा है। ए पर्सन हु इज़ एम्प्लॉयड ऑन और बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट, अगर कोई भी पर्सन जो कि एम्प्लॉयड हुआ है ऑन द बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट तो उसको हम नॉन रेजिडेंट का एजेंट मान लेते हैं और उसके थ्रू ही हम जो है टैक्सेशन चार्ज करते हैं। हु हैज़ एनी बिजनेस कनेक्शन विद द नॉन रेजिडेंट, ऐसा कोई पर्सन हमारे नेशन में है जो कि नॉन रेजिडेंट के साथ बिजनेस कनेक्शन में है तो उसको भी हम नॉन रेजिडेंट का एज ए एजेंट मानेंगे। नेक्स्ट है हु इज द ट्रस्टी ऑफ द नॉन रेजिडेंट, अगर नॉन रेजिडेंट का कोई ट्रस्टी है तो उसको भी हम उसका एज ए एजेंट कंसीडर करेंगे। ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, रिकवरी ऑफ टैक्स। अगर जो असेसी है, नॉन रेजिडेंट असेसी है, आपको टैक्स पे नहीं करता है तो आप किस किस तरीके से जो है उससे टैक्स रिकवर कर सकते हैं। वेयर देयर इनकम एक्यूर एंड अराइज whether directly or indirectly through from any business connection in India, from any property in India and which is deemed to be accrue and arise in India, tax on such income may be recovered by deduction at source or by making an assessment on non-resident. इनकम के ऊपर हम टैक्स किस तरीके से रिकवर करेंगे, या तो जब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं तो उसी के टाइम हम TDS काट लें उसका। Any arrears of a such tax may also be recovered from any asset of a non-resident which are within India. अगर कोई ऐसा एरियर है जो कि नॉन रेजिडेंट ने पे नहीं करा है, टैक्स का अमाउंट पे नहीं करा है, तो हम उसकी जो एसेट है इंडिया के अंदर उससे रिकवर कर लेंगे। वेयर एनी रिफंड बिकम्स ड्यू आफ्टर हिज डिपार्चर फ्रॉम इंडिया देन हिज स्टैट्यूटरी एजेंट कैन क्लेम द रिफंड ऑन हिज बिहाफ। और अगर मान लो उसने ज़्यादा ही पहले पेमेंट कर रखी है और जब उसकी हमने असेसमेंट करी तो उसका जो टैक्स अमाउंट है वो कम निकल के आया, तो उस केस में क्या होगा, जो उसका स्टैट्यूटरी एजेंट है ना वो क्लेम कर सकता है कि जो बचा हुआ एक्सेस अमाउंट है वो मुझे रिफंड कर दो। सिमिलरली या तो उसने अगर कम पे किया होगा और असेसमेंट करने के बाद जो टैक्स अमाउंट है वो ज़्यादा आएगा, तो उस केस में भी हम जो है स्टैट्यूटरी एजेंट है उसके थ्रू ही जो है टैक्स रिकवर कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक वो ख़त्म होता है, असेसमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।